नमस्कार। आज की हमारी ये विशेष बातचीत खास तौर पर हरियाणा में जो नए पटवारी साथी ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके लिए है। जी। हम एक ऐसी परियोजना पर बात करने वाले हैं जो पटवारियों के काम करने के तरीके को मतलब पूरी तरह से बदलने वाली है। ये है हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना, जिससे हम संक्षेप में हाल एसएमपी कह सकते हैं। हाँ, ये हरियाणा सरकार की एक बहुत बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण पहल है। बिल्कुल। और ये जानना भी काफ़ी दिलचस्प है कि हरियाणा इस मामले में देश का पहला राज्य है। अच्छा। जी हाँ, जिसने इतने बड़े पैमाने पर मतलब ड्रोन से ली गई तस्वीरों और जो जियोस्पेशल तकनीक है, उसका इस्तेमाल करके ज़मीन के नक्शों यानी कैडेस्ट्रल मैप्स को डिजिटल बनाने का काम शुरू किया है। सही कहा। मतलब ड्रोन उड़ाकर पूरे राज्य की जमीन का एक सटीक, एकदम एक्यूरेट डिजिटल नक्शा तैयार करना, ये तो सुनने में ही कितना आधुनिक लगता है। है तो है। और इसमें भारतीय सर्वेक्षण विभाग, सर्वे ऑफ इंडिया का भी सहयोग है। जी, उनका भी सहयोग है। तो चलिए आज इस परियोजना की परतें खोलते हैं, इसे विस्तार से समझते हैं। अ, सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि आखिर इस तरह की परियोजना की जरूरत पड़ी ही क्यों? मतलब जो पुराना सिस्टम था उसमें क्या दिक्कतें आ रही थीं? देखिए, ज़रूरतें तो कई थीं हम्म। और काफ़ी समय से महसूस भी की जा रही थीं। सबसे बड़ी चुनौती जो थी वो ये कि हमारे पास जो राजस्व रिकॉर्ड थे, जैसे जमाबंदी है या फिर ज़मीन की रजिस्ट्री का सिस्टम है, प्रॉपर्टी टैक्स का सिस्टम है, हम्म। उनके साथ जो नक्शे जुड़े हुए थे वो सटीक नहीं थे और ज़मीन पर उनकी सही लोकेशन मतलब जिसे जियो रेफरेंसिंग कहते हैं, हम्म। वो पता नहीं थी। अच्छा, मतलब कागज पर नक्शा तो दिखता था, हुँ। पर वो जमीन पर असल में किस जगह से शुरू होता है, कहाँ खत्म होता है, ये पक्का नहीं था। हाँ, कुछ-कुछ ऐसे ही समझ लीजिए। हम्म। तो मुख्य मकसद यही था कि जो ज़मीन के मालिकाना हक से जुड़े विवाद हैं या फिर सीमाओं को लेकर, डिमार्केशन को लेकर जो झगड़े होते हैं, उन्हें कम किया जा सके। बल्कि कोशिश तो ये है कि ख़त्म ही किया जा सके। हाँ, इस सीमा वाले झगड़े तो बहुत आम हैं। बहुत ज़्यादा। पुरानी व्यवस्था में समस्याएं ही समस्याएं थीं। एक तो नक्शे बहुत पुराने थे, हाथ से बने हुए, कई बार तो इतने पुराने और ख़राब हालत में कि फट भी गए होते थे। हाँ हाँ। और उनमें जो समय के साथ बदलाव होते थे वो दर्ज ही नहीं हो पाते थे, अपडेटेड नहीं थे। हाँ, ये तो मैंने भी सुना है। कई बार कहते हैं कि नक्शा कुछ और कहता है और जमीन पर कब्जा कुछ और है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी वजह से जमीन की हदों को लेकर विवाद बहुत ज्यादा होते थे। किसी ने दूसरे की जमीन पर कब्जा तो नहीं कर लिया, मतलब अतिक्रमण, उसकी पहचान करना भी बड़ा मुश्किल काम था। अच्छा। अक्सर ये भी देखा जाता था कि जो खसरा नक्शा है और जो जमाबंदी में लिखा है उसमें ही अंतर है, रकबे में यानी एरिया में फर्क आ जाता था। हम्म। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या थी गांव के अंदर लाल डोरा की जमीन। हाँ, लाल डोरा। हाँ, उसकी कोई स्पष्ट मैपिंग नहीं थी, न ही कोई मालिकाना हक का पुख्ता रिकॉर्ड था। इससे फिर शहरी विकास में दिक्कतें आती थीं, लोगों को अपनी प्रॉपर्टी पर लोन वगैरह लेने में भी मुश्किलें होती थी। समझ गया। तो ये सारी दिक्कतें थी जिनकी वजह से एचएलएसएमपी को लाना पड़ा। अच्छा, अब अगर हम इस परियोजना के मतलब इसके मुख्य हिस्सों की बात करें, तो इसमें क्या-क्या शामिल है? ये प्रोजेक्ट किन चीजों से मिलकर बना है? मोटे तौर पर अगर देखें तो इस परियोजना के 4 बड़े हिस्से हैं। पहला और सबसे बुनियादी कह सकते हैं वो है कंटिन्यूअसली ऑपरेटिंग रेफरेंस स्टेशन यानी कॉर्स नेटवर्क स्थापित करना। कोर्स नेटवर्क, ये क्या चीज है? थोड़ा सरल शब्दों में समझाएंगी? आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये जमीन पर लगे हुए बहुत ही हाई एक्यूरेसी वाले जीपीएस स्टेशंस हैं। अच्छा, जीपीएस स्टेशन। हाँ, पूरे हरियाणा में इनका एक जाल, एक नेटवर्क बिछाया गया है। ये स्टेशंस 24 घंटे लगातार काम करते हैं और सेंटीमीटर लेवल तक की मतलब बहुत ही सटीक लोकेशन की जानकारी रियल टाइम में देते हैं। सेंटीमीटर लेवल। जी, तो जब ड्रोन उड़ता है सर्वे के लिए, तो वो इन्हीं कॉर्स स्टेशनों से लगातार सिग्नल लेता रहता है। इससे क्या होता है कि ड्रोन की अपनी लोकेशन और उससे जो तस्वीरें ली जा रही हैं, उनकी सटीकता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो ये कोर्स नेटवर्क एक तरह से इस पूरे सिस्टम की सटीकता की रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल, ये बुनियाद है। और बाकी 3 हिस्से कौन से? दूसरा हिस्सा है गांव की जो आबादी देह है यानी जिसे लाल डोरा क्षेत्र कहते हैं, उसकी मैपिंग करना। ओके। ये केंद्र सरकार की जो स्वामित्व योजना है उसके तहत किया जा रहा है। इसका मुख्य मकसद गांव में लोगों को उनकी रिहायशी जमीन का मालिकाना हक देना है, प्रॉपर्टी कार्ड्स देना है। स्वामित्व योजना, सुना है इसके बारे में? तीसरा हिस्सा है राजस्व क्षेत्र की मैपिंग, मतलब जो खेती वाली जमीन है, एग्रीकल्चरल लैंड, हम्म।
ठीक है। और चौथा हिस्सा है शहरी क्षेत्रों की मैपिंग, जो नगर निगमों और नगर पालिकाओं के तहत इलाके आते हैं, उनकी मैपिंग। यानी गांव, शहर, आबादी, खेत, लगभग सब कुछ कवर कर लिया इसमें। जी हाँ, कोशिश यही है कि पूरे राज्य का एक यूनिफाइड डिजिटल मैप तैयार हो। अच्छा, तो ये सब किया कैसे जाता है? मतलब जमीन पर फील्ड में क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है सर्वे के लिए? प्रक्रिया काफी व्यवस्थित है और चरणबद्ध तरीके से चलती है। सबसे पहले तो जिस भी इलाके का सर्वे होना है, वहाँ के जो भूमि स्वामी हैं, निवासी हैं, उनको पहले से बाकायदा सूचना दी जाती है। ताकि उन्हें पता हो कि क्या होने वाला है। बिल्कुल। फिर राजस्व विभाग और पंचायत के जो लोग हैं, वो मिलकर जमीन पर सीमाओं के निशान लगाते हैं, जैसे चूना डालकर या फिर निशानदेही के लिए छोटे पत्थर वगैरह लगाकर। अच्छा, ये इसलिए ताकि ड्रोन को ऊपर से सब साफ-साफ दिखे। हाँ, बिल्कुल, ताकि ड्रोन इमेजरी में वो सीमाएं कैप्चर हो सकें। अलग-अलग तरह की जमीन या अलग-अलग स्थितियों के लिए मानक संचालन प्रक्रियाएं, मतलब स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, एसओपीज बनाए गए हैं। अच्छा, एसओपीज भी हैं? हाँ, ताकि पूरे राज्य में काम एक जैसे तरीके से हो, कंसिस्टेंसी रहे। फिर जो भी जरूरी अनुमतियां हैं, जैसे डीजीसीए से, रक्षा मंत्रालय से, वो सब लेने के बाद ही सर्वे ग्रेड के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये खास किस्म के यूएवीज होते हैं। सर्वे ग्रेड ड्रोन्स। हाँ, और ये उस पूरे इलाके की बहुत हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरें लेते हैं, हजारों तस्वीरें। और फिर इन हजारों तस्वीरों और ड्रोन से मिले बाकी डेटा का क्या करते हैं? ड्रोन से जो ये आंकड़े और तस्वीरें मिलती हैं, उनको फिर खास सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करके प्रोसेस किया जाता है। इसमें कई चरण होते हैं, जैसे तस्वीरों को आपस में जोड़ना, जिसे मोज़ेकिंग कहते हैं। अच्छा, मोज़ेइकिंग। हाँ, फिर तस्वीरों को सीधा करना ताकि उनमें कोई तिरछापन ना रहे, इसे ऑर्थो रेक्टिफिकेशन कहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, उन्हें जमीन के सही कोऑर्डिनेट्स के साथ जोड़ना, यानी जियो रेफरेंसिंग। ओके। इस पूरी प्रोसेसिंग के बाद ही अंत में उच्च गुणवत्ता वाले सटीक डिजिटल नक्शे तैयार होते हैं। ये तो सुनने में ही काफी जटिल प्रक्रिया लग रही है। काफी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है। चलिए अब इसके पूरे काम करने के तरीके को, मतलब जो इसका वर्कफ्लो है, उसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। ये नक्शे बनने तक का सफर असल में कैसा होता है? जी, इसका एक तय वर्कफ्लो है जो इसकी सटीकता को सुनिश्चित करता है। देखिए, सबसे पहले जमीन पर जो पुराने स्थापित मुरब्बा पत्थर होते हैं, मुरब्बा पत्थर, ये क्या होता है? ये बड़े पत्थर होते हैं जो आमतौर पर खेतों की सीमाओं के कोनों पर या हर मुरब्बे 25 एकड़ का ब्लॉक के कोनों पर लगे होते हैं। काफी पुराने समय से चले आ रहे हैं। अच्छा, वो पुराने निशान। हाँ, तो सबसे पहले इन मुरब्बा पत्थरों को ढूंढा जाता है और फिर कॉर्स नेटवर्क की मदद से उनके एकदम सटीक जीपीएस कोऑर्डिनेट्स लिए जाते हैं। ओके, यानी पहले जमीन पर जो पक्के निशान मौजूद हैं, उन्हें डिजिटली लोकेट किया जाता है? बिल्कुल, इन मुरब्बा पत्थरों के कोऑर्डिनेट्स के आधार पर ही कंप्यूटर में एक डिजिटल मुरब्बा ग्रिड बनाई जाती है। अब जो पुराने कागज वाले नक्शे थे, जिन्हें मुसावी कहते हैं, जिन्हें स्कैन करके रखा गया था, हाँ, मुसावी। उन्हें इस डिजिटल ग्रिड पर जियो रेफरेंस किया जाता है, मतलब सही जगह पर फिट किया जाता है स्केल के हिसाब से। ठीक है। इसके बाद एक गांव के नक्शे को उसके आसपास के गांवों के नक्शों के साथ मिलाया जाता है। इसे एज मैचिंग कहते हैं। एज मैचिंग। ये क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है ताकि जब सारे गांव के नक्शे जुड़े तो उनकी सीमाओं पर कोई खाली जगह यानी गैप न रह जाए, या फिर नक्शे एक दूसरे पर चढ़ ना जाए, मतलब ओवरलैप ना हो। पूरे राज्य का एक सीमलेस नक्शा बने। समझ गया। सीमाओं का सही मिलान, और फिर इसका मिलान असली रिकॉर्ड से भी तो होता होगा। बिल्कुल, अगला कदम वही है। जो डिजिटल नक्शा तैयार हुआ है उसका विश्लेषण किया जाता है और उसकी तुलना मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड्स, खासकर जमाबंदी से की जाती है। देखा जाता है कि रकबा वगैरह मिल रहा है या नहीं। अगर इस बीच जमीन का कोई बंटवारा हुआ है, मतलब ततीमा कटा है या कोई म्यूटेशन यानी इंतकाल दर्ज हुआ है, तो उस बदलाव को भी नक्शे में अपडेट किया जाता है। अच्छा, यहाँ प्रक्रिया और भी रोचक हो जाती है। तो रिकॉर्ड्स को भी साथ साथ अपडेट किया जाता है नक्शे में। इसके बाद क्या होता है? इसके बाद जो डिजिटल नक्शे तैयार हुए हैं, उनकी जमीनी सच्चाई जांची जाती है। इसे ग्राउंड ट्रूथिंग कहते हैं। ग्राउंड ट्रूथिंग मतलब फील्ड में जाकर चेक करना। हाँ, बिल्कुल। इसमें टीम मौके पर जाती है और देखती है कि नक्शे में जो बाउंड्री, जो खेत, जो रास्ता दिख रहा है, वो जमीन पर वैसा ही है या नहीं। कोई अंतर तो नहीं है। अगर कोई कमी या गलती मिलती है तो उसे ठीक किया जाता है। ओके,
वेरिफिकेशन का स्टेप है ये। जी। और जब सब कुछ सत्यापित हो जाता है, फाइनल चेक्स हो जाते हैं, तब अंतिम नक्शे यानी फाइनल डिलिवरेबल्स तैयार करके संबंधित विभागों को सौंप दिए जाते हैं। तो अगर मैं इसे आसान शब्दों में समेटूं, तो पूरी प्रक्रिया ये हुई। पहले जमीन पर जाकर पुराने मुरब्बा पत्थरों के सही कोऑर्डिनेट लिए, फिर हाईटेक ड्रोन से पूरे इलाके की हजारों फोटो खींची, उन फोटो को कंप्यूटर में जोड़ा और सीधा करके डिजिटल नक्शा बनाया। उस नक्शे पर फिर खेत, मकान, सड़कें वगैरह सब डिजिटली बनाए। फिर उसे पुराने रिकॉर्ड जैसे जमाबंदी से मिलाया। अगर कोई बंटवारा या इंतकाल हुआ था तो उसे भी नक्शे में डाला। फिर टीम ने जमीन पर जाकर सब कुछ चेक किया कि नक्शा सही है या नहीं, और आखिर में जब सब पक्का हो गया तो फाइनल डिजिटल नक्शा तैयार हो गया, जिसे वेब हेलरिस और भू नक्शा पोर्टल पर जमाबंदी के साथ लिंक कर दिया। यही है ना पूरा सार? हाँ, आपने बिल्कुल सही और सटीक सारांश दिया है। यही मुख्य चरण है। बहुत बढ़िया। अब आते हैं सटीकता पर। आपने शुरू में सेंटीमीटर स्तर की सटीकता की बात की थी। ये कितनी सटीक होती है असल में? देखिए, इसमें सबसे खास बात यही है कि सटीकता के जो मानक है, वो बहुत ऊंचे रखे गए हैं और अलग-अलग क्षेत्रों के लिए ये मानक थोड़े अलग-अलग हैं। अच्छा। जैसे ग्रामीण राजस्व क्षेत्र के लिए, मतलब खेती वाली जमीन के लिए, नक्शा 1.1000 के स्केल पर बनता है। यहाँ ड्रोन से जो तस्वीर ली जाती है, उसकी क्वालिटी, जिसे ORI यानी ऑर्थो रेक्टिफाइड इमेजरी कहते हैं, वो ऐसी होती है कि जमीन पर 10 सेंटीमीटर तक की छोटी चीज भी पहचानी जा सकती है। इसे 10 सेंटीमीटर GSD यानी ग्राउंड सैम्पलिंग डिस्टेंस कहते हैं। 10 सेंटीमीटर। जी। और इस नक्शे पर किसी भी बिंदु की लोकेशन जमीन पर ±20 सेंटीमीटर तक सटीक होती है। ये हॉरिजॉन्टल एक्यूरेसी है। ±20 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 1 फुट से भी कम की गलती की गुंजाइश। ये तो कमाल की सटीकता है। और गांव की आबादी या शहरों में, वहां तो और भी जरूरत होती होगी सटीकता की। बिल्कुल। गांव की आबादी यानी लाल डोरा क्षेत्र के लिए, जहां पंचायत विभाग काम करता है, वहां पैमाना और भी बड़ा है। 1.500 का स्केल है। 1.500? टी चीज भी तस्वीर में देख सकते हैं, इतनी क्लियर इमेज होती है। और यहाँ हॉरिजॉन्टल सटीकता ±10 सेंटीमीटर से 12.5 सेंटीमीटर के बीच होती है। 10 से 12.5 सेंटीमीटर, और भी बेहतर। जी। और शहरी इलाकों में जहां नगर निकाय विभाग काम करता है, वहां भी पैमाना 1500 है। GSD भी 5 सेंटीमीटर है, लेकिन यहाँ सटीकता और भी ज्यादा है। और ज्यादा? कितनी? यहाँ हॉरिजॉन्टल सटीकता ±5 सेंटीमीटर है। ±5 सेंटीमीटर? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब जमीन पर सिर्फ 2 इंच इधर या उधर, बस इतनी ही गुंजाइश है गलती की। जी हाँ, ये अभूतपूर्व सटीकता है। आज तक भारत में शायद ही किसी और राज्य ने इतने बड़े पैमाने पर इस सटीकता के साथ मैपिंग की हो। और ऊंचाई का क्या? वर्टिकल एक्यूरेसी? अगर हम ऊर्ध्वाधर यानी ऊंचाई की सटीकता की बात करें, तो वो सभी क्षेत्रों के लिए 0 से 2 मीटर के बीच रखी गई है। वाह, ये तो सच में बहुत ही प्रभावशाली आंकड़े हैं। है? इस जबरदस्त सटीकता का सबसे बड़ा फायदा तो शायद जमाबंदी और नक्शों को आपस में जोड़ने में मिला होगा, है ना, जो पहले अलग अलग रहते थे। निश्चित रूप से ये एक बहुत बड़ा फायदा है। अब हरियाणा का कोई भी नागरिक भू नक्शा पोर्टल पर जा सकता है। हाँ, भू नक्शा पोर्टल। हाँ, वहां जाकर वो अपने खेत का, अपने प्लॉट का डिजिटल नक्शा देख सकता है। और ये नक्शा सिर्फ एक स्थिर तस्वीर नहीं है, ये इंटरैक्टिव है। इंटरैक्टिव कैसे? मतलब आप नक्शे पर किसी भी खसरे पर क्लिक करेंगे तो वो सीधे उस खसरे की जमाबंदी से जुड़ा हुआ है। आप वहीं क्लिक करके उस खसरे की जमाबंदी की पूरी जानकारी देख सकते हैं। अरे वाह, यानी अब नक्शा और रिकॉर्ड अलग अलग नहीं रहे, वो एक ही जगह एक ही क्लिक पर उपलब्ध है। बिल्कुल, नक्शा और जमाबंदी का इंटीग्रेशन हो गया है। और इससे भी बड़ी बात यह है कि ये सिस्टम डायनामिक है। मतलब जैसे ही जमीन का कोई इंतकाल दर्ज होता है, इंतकाल जैसे कोई हिस्सा बिका या जमीन का पारिवारिक बंटवारा हुआ या विरासत में नाम चढ़ा, कोई भी म्यूटेशन, तो जैसे ही वो बदलाव सिस्टम में अपडेट होता है, नक्शा भी अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। ऑटोमेटिकली? मतलब पटवारी को हाथ से नक्शे में तरमीम करने की जरूरत नहीं? नहीं, पहले पटवारी को कपड़े पर बने शजरा नक्शे में हाथ से लाल स्याही से तरमीम करनी पड़ती थी। उसमें गलती की गुंजाइश रहती थी, समय भी लगता था। अब सब डिजिटल है, ऑटोमेटेड है। ये तो पटवारियों के लिए भी बहुत बड़ी राहत की बात हुई, और गलतियों की संभावना भी लगभग खत्म हो गई। जी हाँ, पारदर्शिता भी बढ़ी है इससे। बिल्कुल। अब आते हैं उस सवाल पर जो हमारे श्रोता यानी नए पटवारी प्रशिक्षणार्थी साथी सबसे ज्यादा जानना चाहेंगे। यहाँ एक अहम सवाल उठता है
कि इस पूरी नई डिजिटल प्रणाली में पटवारी की भूमिका क्या है? क्या उनका काम कम हो गया है या बदल गया है? देखिए, पटवारी की भूमिका बदली जरूर है, कम नहीं हुई, बल्कि मैं कहूंगी कि और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई है। अच्छा, कैसे? वो इस पूरी प्रणाली की जमीनी हकीकत है। फील्ड लेवल पर इसके संरक्षक हैं। उनकी मुख्य जिम्मेदारियों में अब भी बहुत कुछ शामिल है, बल्कि कुछ नई चीजें भी जुड़ गई हैं, जैसे जमीन पर जाकर सीमाओं का सत्यापन करना। वेरिफिकेशन तो अभी भी है। हाँ, वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। ड्रोन सर्वे के लिए जो निशान लगाए गए थे, उनकी जांच करना, मुरब्बा पत्थरों की स्थिति देखना कि वो सही जगह पर है या नहीं। फील्ड वर्क तो हमेशा ही पटवारी के काम का अहम हिस्सा रहेगा। इसके अलावा ड्रोन सर्वे से जो नक्शा बनकर आया है, उसका मिलान मौजूदा राजस्व रिकॉर्ड से करना। अगर कहीं कोई अंतर दिखता है तो उसकी रिपोर्ट करना। ओके, डेटा वेरिफिकेशन। हाँ, जमीन पर जाकर संपत्ति संबंधी दूसरे विवरण इकट्ठा करना, जैसे मकान किसका है, कब्जा किसका है, और उन डिटेल्स को जमाबंदी और नक्शे से लिंक करना। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी अब उनके काम का अभिन्न अंग बन गया है। टेक्नोलॉजी जैसे? जैसे अब फसल गिरदावरी यानी फसल का जो निरीक्षण होता है, हाँ, गिरदावरी। वो अब ई गिरदावरी मोबाइल ऐप के जरिए होती है। पटवारी को खेत में जाकर ऐप से फोटो खींचनी होती है, जिसमें लोकेशन भी अपने आप दर्ज हो जाती है। अच्छा। तो मैनुअल काम अब ऐप से हो रहा है। जी। तो अब पटवारी सिर्फ रिकॉर्ड कीपर नहीं है, बल्कि वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने वाले फील्ड एक्सपर्ट भी बन गए हैं। उनका काम अब नागरिक सेवाओं में पारदर्शिता और सटीकता सुनिश्चित करना है। वो इस डिजिटल सिस्टम के जमीनी संरक्षक हैं। उनके सत्यापन और नियमित अपडेट से ही इस पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता बनी रहेगी। बिल्कुल, यानी पटवारी अब इस मॉडर्न सिस्टम के एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ है। बिना किसी शक के। तो इन सब का निचोड़ क्या है? मतलब अगर हम पूरी हाल में संपी परियोजना के फायदों को देखें, तो आम आदमी के लिए, सरकार के लिए कुल मिलाकर क्या बड़े लाभ सामने आ रहे हैं? अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो फायदे बहुत सारे हैं और काफी दूरगामी असर वाले हैं। सबसे पहला और सबसे सीधा फायदा तो यही है कि जमीन की जो सीमाएं हैं वो बिल्कुल सटीक रूप से तय हो गई हैं, क्रिस्टल क्लियर। हाँ, सटीकता तो हमने देखी। हाँ, तो इससे अतिक्रमण यानी अवैध कब्जा पहचानना बहुत आसान हो गया है। और जाहिर है, जब सीमाएं स्पष्ट होंगी तो जमीन से जुड़े जो लड़ाई झगड़े हैं, विवाद हैं, उनमें भारी कमी आएगी। अदालतों का बोझ भी कम होगा। सही बात है। कानूनी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी, क्योंकि अब सब कुछ नक्शे पर साफ साफ दर्ज है, सबूत आधारित है। और वो यूनिक आईडी वाली बात क्या थी? हाँ, वो भी एक बड़ा फायदा है। हर जमीन के टुकड़े को, हर प्रॉपर्टी को एक यूनिक प्रॉपर्टी आईडी यानी यूपीआईडी दी जा रही है। यूपीआईडी? जी, ये उस जमीन का एक तरह से आधार कार्ड जैसा है। भविष्य में उस प्रॉपर्टी का रिकॉर्ड खोजना, उसकी खरीद फरोख्त करना, उस पर लोन लेना, ये सब कुछ इस यूनिक आईडी से बहुत आसान और सुरक्षित हो जाएगा। इससे फ्रॉड वगैरह भी रुकेंगे? बिल्कुल, प्रॉपर्टी फ्रॉड में कमी आएगी। और आम नागरिकों को सीधे तौर पे और क्या सुविधा मिली है? नागरिकों के लिए सबसे बड़ी सुविधा तो यही है कि अब वो घर बैठे अपने कंप्यूटर या फोन पर ऑनलाइन अपनी जमीन का नक्शा देख सकते हैं, जमाबंदी की नकल निकाल सकते हैं। उन्हें बार बार पटवारी के दफ्तर या तहसील के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। समय और पैसे दोनों की बचत। जी, रजिस्ट्री जैसी सेवाओं में भी अब ये डिजिटल नक्शे इस्तेमाल हो रहे हैं, जिससे प्रक्रिया तेज हुई है और ज्यादा पारदर्शी बनी है। और सरकार के नजरिए से क्या फायदे हैं? सरकार के लिए तो ये डेटा एक तरह से सोने की खान जैसा है। इतने सटीक नक्शे और प्रॉपर्टी का डेटा, इसका इस्तेमाल शहरी और ग्रामीण योजना बनाने में बहुत कारगर साबित हो रहा है। अच्छा, जैसे कहाँ सड़क बनानी है, कहाँ नहर निकालनी है, कहाँ बिजली की लाइनें डालनी है, इन सब विकास परियोजनाओं की प्लानिंग अब बहुत बेहतर तरीके से हो सकती है। प्रॉपर्टी टैक्स का सही आकलन करने में ये बहुत मददगार है। टैक्स कलेक्शन में सुधार होता है। हाँ, ये तो है। और जैसा आपने पहले पूछा भी था, इस सिस्टम को दूसरे सरकारी विभागों के सिस्टम से भी जोड़ा जा रहा है। आपने जिक्र किया था कि इसे कई विभागों से इंटीग्रेट किया जा रहा है। कौन कौन से विभाग है वो? देखिए, इसे नगर निकाय विभाग की जो प्रॉपर्टी टैक्स प्रणाली है, उससे जोड़ा गया है। ओके, प्रॉपर्टी टैक्स। हाँ, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण यानी HSVP, टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग TCP, HSIDC, हरियाणा राज्य औद्योगिक और अवसंरचना विकास निगम के जो कंट्रोल्ड एरियाज है, धारा 7A वाले, उन सब के साथ इसे इंटीग्रेट किया जा रहा है। राजस्व की जो अदालतें हैं, रेवेन्यू कोर्ट्स, उनके लिए भी ये फैसले लेने में बहुत उपयोगी है। और तो और इसे परिवार पहचान पत्र यानी PPP
से भी लिंक किया जा रहा है, पीपीपी से भी? क्यों? ताकि सरकारी योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति तक पहुंचे, उसकी प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन वगैरह आसानी से हो सके। वाह, ये तो सचमुच एक पूरी तरह से एकीकृत मतलब इंटीग्रेटेड गवर्नेंस सिस्टम की तरफ एक बड़ा कदम है। ये सिर्फ मैपिंग नहीं, ये तो पूरे शासन को प्रभावित कर रहा है। बिल्कुल, ये सिर्फ एक मैपिंग परियोजना भर नहीं है, ये असल में गुड गवर्नेंस यानी सुशासन की दिशा में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। तो संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि हेलिसएमपी हरियाणा के लिए एक ऐतिहासिक पहल है, एक मील का पत्थर। ये जमीन के रिकॉर्ड और प्रशासन में पारदर्शिता, कुशलता और न्याय की नींव रख रही है। बिल्कुल सही कहा आपने। अब जमीन का मालिकाना हक, उसकी सीमाएं क्या है, उसकी रजिस्ट्री कैसे होगी, ये सब कुछ डिजिटल है, ऑनलाइन है और सबसे जरूरी सबूतों पर आधारित है, साक्ष्य आधारित। और जैसा मैंने पहले भी कहा, पटवारी इस पूरे बदलाव के केंद्र में है। इस सिस्टम के जमीनी स्तंभ और संरक्षक वही हैं। जमीन पर जाकर सत्यापन करना और सिस्टम को लगातार अपडेट रखना, ये उनकी बहुत अहम जिम्मेदारी है, ताकि इस प्रणाली की सटीकता और विश्वसनीयता हमेशा बनी रहे। बिल्कुल, और जैसा कि इस परियोजना का एक नारा भी शायद है, सटीक माप, सटीक रिकॉर्ड, पारदर्शी शासन की नींव। ये लाइनें इसके महत्व को पूरी तरह से बयान करती हैं। निश्चित रूप से ये इसका सार है। तो हरियाणा लार्ज स्केल मैपिंग परियोजना पर हमारी ये गहरी और विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त होती है। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी हमारे जो नए पटवारी साथी ट्रेनिंग ले रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी और उन्हें इस महत्वपूर्ण नई प्रणाली को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी। जी हाँ, और सभी प्रशिक्षणार्थियों से अनुरोध है कि कृपया याद रखें कि यहाँ दी गई जानकारी केवल मार्गदर्शन और एक परिचय के लिए है। असली सीख तो आपको फील्ड में काम करके और लगातार सीखते रहने से ही मिलेगी। निरंतर सीखना और जमीन पर इसका सही इस्तेमाल करना ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही कहा। और भविष्य में ये देखना भी दिलचस्प होगा कि ये तकनीक जमीन प्रबंधन के और कौन-कौन से नए रास्ते खोलती है, क्या नई संभावनाएं पैदा करती है। खैर, सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।